नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसी किताब खोल रहे हैं जिसमें भारतीय गांव की आत्मा बसी है। हम बात कर रहे हैं गोदान की, जो महान मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक आम किसान के जीवन को दिखाती है। ये हमें उसके छोटे सपनों, उसके बड़े संघर्षों और उसकी कभी न खत्म होने वाली उम्मीद के बारे में बताती है। इस कहानी के बीच में होरी महतो नाम का एक आदमी है, जो एक छोटे से गांव बेलारी का किसान है। लाखों किसानों की तरह होरी का जीवन गरीबी, कर्ज और दुनिया की कठोर सच्चाई के खिलाफ एक लड़ाई है। वह हर उस किसान की भावना को दिखाता है जो दिन रात जमीन पर मेहनत करता है, लेकिन उसे बहुत कम मिलता है। आइए इस कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास होरी है, जो कहानी का हीरो है। वह एक गरीब, मेहनती और ईमानदार किसान है, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा एक गाय खरीदना है। उसके लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये उसके समाज में सम्मान और इज्जत का प्रतीक है। फिर उसकी पत्नी धनिया है। वह एक मजबूत, बेबाक महिला है जो अपने परिवार की बहुत रक्षा करती है। होरी के उलट, जो अक्सर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है और पुरानी बातों से बंधा होता है, धनिया व्यावहारिक है और अन्याय के खिलाफ बोलने से डरती नहीं है। वह ताकत का वो सहारा है जो परिवार को उनकी कई मुश्किलों में एक साथ रखता है। उनके परिवार में उनका बेटा गोबर भी है। वह नई पीढ़ी को दिखाता है, जो पुराने तरीकों से परेशान है और बदलाव चाहता है। वह विद्रोही है और उन जालिम सामाजिक ढांचों पर सवाल उठाता है, जिन्होंने उसके पिता को गरीबी के जाल में फंसा रखा है। हम उनकी दो बेटियों सोना और रूपा से भी मिलते हैं, जो पुरुष प्रधान समाज में युवा लड़कियों की मासूमियत और कमजोरी को दिखाती हैं। साथ मिलकर यह परिवार ग्रामीण भारत के मुश्किल हालात से गुजरता है। हर सदस्य अपनी परिस्थितियों से अपने तरीके से निपटता है। उनका जीवन उनके गांव और बड़े सामाजिक ताकतों से जुड़ा हुआ है। होरी का सपना कुछ लोगों को बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन उसके लिए यह सब कुछ है। एक गाय की इच्छा, एक गोदान, गाय का दान पूरी कहानी की मुख्य बात है। उसे लगता है कि गाय रखने से उसकी इज्जत बढ़ेगी और उसके परिवार में खुशहाली आएगी। ये सपना उसे और ज्यादा मेहनत करने और ज्यादा सहने और ऐसी कुर्बानियां देने पर मजबूर करता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह कर्ज लेता है, अपने उसूलों से समझौता करता है और अपने परिवार की भलाई को दांव पर लगाता है। यह सब बस इसी एक सपने के लिए। गाय की यह तलाश किसान के सम्मान और आत्मसम्मान के लिए उसकी अंतहीन लड़ाई का एक मजबूत प्रतीक बन जाती है, ऐसे सिस्टम में जो उसे हमेशा नीचा रखने के लिए बना है। गोदान में गांव सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अपने आप में एक किरदार है, जिसके अपने नियम, दबाव और गहरी जड़ें जमाई हुई समस्याएं हैं। बेलारी में जिंदगी मुश्किलों के पहाड़ के सामने एक लगातार संघर्ष है। गरीबी एक ऐसी परछाई है जो हर घर पर मंडराती रहती है, एक ऐसी लगातार मौजूदगी जो हर फैसले को तय करती है। किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। वे चालाक दाता दीन जैसे स्थानीय साहूकारों और जमींदारों से बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर पैसे उधार लेते हैं। जिस फसल के लिए वे इतनी मेहनत करते हैं, वह शायद ही कभी उनकी होती है, क्योंकि उसका ज्यादातर हिस्सा इन कभी न खत्म होने वाले कर्जों को चुकाने में चला जाता है, जिससे उनके पास गुजारा करने के लिए मुश्किल से कुछ बचता है। आर्थिक मुश्किलों के अलावा गांव सामाजिक बुराइयों और गहरी जड़ें जमाई हुई नाइंसाफियों से भरा है। जाति व्यवस्था एक कठोर ढांचा है जो जन्म से ही किसी व्यक्ति की कीमत और अवसरों को तय करती है। होरी, जो एक निचली जाति का है, सत्ता में बैठे लोगों से लगातार भेदभाव और शोषण का सामना करता है। अंधविश्वास और परंपराओं का आंख मूंदा कर पालन अक्सर बुरे फैसलों और आगे चलकर तकलीफ का कारण बनता है। गांव की पंचायत या परिषद, जिसे न्याय का स्रोत होना चाहिए, अक्सर अमीर और प्रभावशाली लोगों के कंट्रोल में होती है, जो इसका इस्तेमाल अपने हितों की रक्षा करने और गरीबों का शोषण करने के लिए करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोरों की कोई आवाज नहीं है और शक्तिशाली सभी नियम बनाते हैं। जमींदार और अधिकारी इस शोषण के मुख्य एजेंट हैं। राय साहब, अमरपाल सिंह जैसे किरदार अमीर जमींदार वर्ग को दिखाते हैं। ऊपर से वह दोस्ताना और दार्शनिक लग सकते हैं, लेकिन अंदर से वह उस दमनकारी व्यवस्था का हिस्सा है जो होरी जैसे गरीब किसानों की मेहनत पर फलती फूलती है। वह हर हाल में अपना किराया वसूल करते हैं, चाहे फसल अच्छी हो या बुरी। फिर भ्रष्ट अधिकारी हैं, पटवारी या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी और पुलिसकर्मी, जो रिश्वत की मांग करते हैं और ग्रामीणों को परेशान करते हैं, जिससे उनका जीवन और भी मुश्किल हो जाता है। होरी लगातार भ्रष्टाचार के इस जाल में फंसा हुआ है,
एक बेईमान दुनिया में अपनी ईमानदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। होरी का जीवन दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला है। हर एक उसे कर्ज और निराशा में और गहरा धकेलती है। जब वह आखिरकार उधार पर एक गाय खरीदने में कामयाब होता है तो उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसका अपना भाई हीरा ईर्ष्या के कारण गाय को झड़ दे देता है। अपने भाई को पुलिस से बचाने और परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए होरी इल्जाम और आर्थिक दंड अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वह और ज्यादा बर्बादी की ओर धकेल दिया जाता है। इस एक घटना से बदकिस्मतियों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। उसे अपनी जमीन गिरवी रखने, अपनी फसल घाटे में बेचने और आखिरकार बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वह अपनी उस आजादी को खो देता है जिसे वह एक किसान के रूप में सबसे ज्यादा पसंद करता है। उसकी कहानी इस बात का दिल दहला देने वाला चित्रण है कि कैसे एक बदकिस्मती बिना किसी सहारे के जीवन में दूसरी बदकिस्मती को जन्म दे सकती है। जहां होरी उस पीढ़ी की तरह है जो चुपचाप अपनी किस्मत मान लेती है, वहीं उनका बेटा गोबर विद्रोह की भावना दिखाता है। गोबर अपने आसपास हो रहे अन्याय से परेशान और गुस्सा है। उसे समझ नहीं आता कि उसके बाबू क्यों जमींदारों, साहूकारों और पुजारियों का शोषण चुपचाप सहते हैं। उसे लगता है कि जो रीति रिवाज और सामाजिक नियम उसके बाबू को प्यारे हैं, वे उन्हें गरीबी की जंजीरों में बांधे हुए हैं। गोबर बिना लड़े किसी के आगे झुकने या अपनी किस्मत मानने को तैयार नहीं है। वह सोच के एक नए मॉडर्न तरीके को दिखाता है जो गांव के पुराने पारंपरिक विचारों से एकदम अलग है। उसका गुस्सा उस पीढ़ी का गुस्सा है जो सिर्फ जिंदा रहने से ज्यादा कुछ चाहती है। गोबर का विद्रोह तब और भी पर्सनल हो जाता है जब उसे झुनिया से प्यार हो जाता है, जो एक दूसरे गांव वाले की विधवा बेटी है। ऐसे समाज में जहां विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती और अलग अलग जाति के रिश्ते को गलत माना जाता है, उनका प्यार एक क्रांतिकारी कदम है। जब झुनिया प्रेग्नेंट हो जाती है तो गोबर अंजाम और गांव के गुस्से से डरकर शहर भाग जाता है और झुनिया को अकेले इस बदनामी का सामना करने के लिए छोड़ देता है। ये कायरता भरा काम दिखाता है कि गोबर भले ही विद्रोही स्वभाव का है, पर वह अभी भी छोटा है और अपने फैसलों के अंजाम का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ये होरी और धनिया ही है जो अपनी गरीबी और समाज के गुस्से के बावजूद झुनिया को सहारा देते हैं, अपनी गहरी इंसानियत दिखाते हुए। शहर और गांव के बीच का अंतर उपन्यास में एक बड़ी बात है। जब गोबर लखनऊ शहर जाता है तो उसे एक अलग दुनिया मिलती है। वह एक चीनी मिल में काम करता है और लेबर राइट्स, स्ट्राइक और मिलकर काम करने की ताकत के बारे में सीखता है। शहर उसे आजादी और गुमनामी का एहसास देता है जो गांव में नहीं मिलता, जहां हर कोई एक दूसरे के बारे में सब जानता है। हालांकि शहर की भी अपनी दिक्कतें हैं। ये बेजान है, अपने तरीके से शोषण करता है और एक गांव वाले के सीधे साधे विचारों को बिगाड़ सकता है। गोबर ज्यादा पैसे वाला और कुछ घमंडी हो जाता है। जिस गांव की जिंदगी को वह पीछे छोड़ आया था, उसे अब नीचा देखने लगता है। आखिर में गोबर अपने अनुभवों से बदलकर गांव लौट आता है। वह ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसके पास कुछ पैसा है और वह गांव के बड़ों और उनके पुराने रीति रिवाजों को चुनौती देने से अब डरता नहीं। वह पुजारी, दाता दीन के पाखंड और साहूकारों के लालच की खुलकर आलोचना करता है। उसके लौटने से गांव में हलचल मच जाती है, क्योंकि वह अपने नए मॉडर्न विचार लाना चाहता है। हालांकि उसे यह भी पता चलता है कि सदियों से चली आ रही व्यवस्था को बदलना इतना आसान नहीं है। उसकी कहानी एक पारंपरिक खेती वाले समाज से एक मॉडर्न औद्योगिक समाज में मुश्किल बदलाव और उससे होने वाले पीढ़ी के संघर्ष को दिखाती है। गोदान के आखिरी चैप्टर्स बहुत इमोशनल हैं और होरी के आखिरी दिनों की एक दुखद तस्वीर दिखाते हैं। पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी होरी की हालत और खराब होती जाती है। वो अपनी जमीन खो देता है, उसकी सेहत बिगड़ जाती है और उसे अपने कभी न खत्म होने वाले कर्ज चुकाने के लिए सड़क बनाने वाले मजदूर के तौर पर काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। इस हालत में भी वो हार नहीं मानता। वो काम करता रहता है, अपनी ड्यूटी और अपना नाम साफ करने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की हल्की सी उम्मीद से। उसका शरीर टूट गया है, लेकिन उसकी स्पिरिट भले ही थकी हुई हो, फिर भी सही सलामत है। वो उस दुखद हीरो की तरह है जो बहुत हिम्मत और डिग्निटी के साथ एक हारी हुई लड़ाई लड़ता है। कहानी का क्लाइमेक्स इंडियन लिटरेचर के सबसे पावरफुल और दिल तोड़ने वाले मोमेंट्स में से एक है। जब होरी अपनी मौत की बेड पर होता है, पूरी जिंदगी की मेहनत से कमजोर और थका हुआ, उसकी पत्नी धनिया उसके बगल में होती है।
पंडित आता है और उसे बताता है कि एक आदमी मरने से पहले जो सबसे बड़ी भेंट दे सकता है वो है गोदान, एक गाय का दान, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। एक गहरे आयरनी और दुख के पल में धनिया, जिसके पास असली गाय के लिए पैसे नहीं हैं, उसने जो 20 आने कमाए थे, उनके आखिरी पैसे वो पंडित के हाथ में रख देती है, ये कहते हुए, महाराज, कोई गाय नहीं है, न ही गाय के लिए पैसे हैं, यही उसका गोदान है। इन शब्दों के साथ होरी गुजर जाता है। गाय रखने का उसका जिंदगी भर का सपना उसकी मौत में भी अधूरा रह जाता है। उसकी मौत सिर्फ एक आदमी की जिंदगी का अंत नहीं है, ये एक पूरे सोशल इकोनॉमिक सिस्टम पर एक पावरफुल इल्जाम है जो गरीबों और बेसहारा लोगों को कुचल देता है। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और ट्रेडिशन को ताकतवर लोग कमजोरों का फायदा उठाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, यहाँ तक कि उनके आखिरी पलों में भी। होरी एक जमीनहीन मजदूर के रूप में मरता है, कर्ज में फंसा हुआ। उसकी आखिरी इच्छा एक सिंबॉलिक दुखद जेस्चर बनकर रह जाती है। कहानी का अंत किसी सॉल्यूशन से नहीं होता, बल्कि एक कठोर और दर्दनाक सच्चाई के साथ होता है जो रीडर को एक गहरे नुकसान का एहसास कराती है। गोदान का मैसेज टाइमलेस और गहरा है। प्रेमचंद होरी की कहानी के जरिए भारत में खेतीबाड़ी की जिंदगी की कठोर सच्चाई को सामने लाते हैं, गरीबी, शोषण और सोशल अन्याय। लेकिन वो आम आदमी के रेजिलियंस, इंसानियत और डिग्निटी को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये नॉवेल सामंती सिस्टम, जाति व्यवस्था और खोखले धार्मिक रीति रिवाजों की आलोचना है। इंडियन सोसाइटी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि इसने बेजुबानों को एक पावरफुल आवाज दी और इंडियन किसान की दुर्दशा को नेशनल कॉन्शियसनेस में लाया। आज भी गोदान उन स्ट्रगल्स की एक रेलेवेंट और मार्मिक याद दिलाता है जिनका सामना लाखों लोग डिग्निटी वाली जिंदगी की तलाश में करते रहते हैं।